नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक कल के टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। कल मैंने आपको आपके पाठ कोशिका से अंग तंत्र तक में कोशिका क्या होती है, कोशिका का परिचय दिया था और पादप कोशिका के बारे में मुख्य रूप से पढ़ाया था। पादप कोशिका का चित्र भी बना के दिखाया था और मैंने बोला भी था कि पादप कोशिका के चित्र को बनाने का अभ्यास करें, क्योंकि यहीं पर अभ्यास कर लेंगे तो कक्षा 8 में तो आपके काम आएगा ही आएगा, कक्षा 9 में भी आपके काम आएगा। और फिर अगर आप बड़ी कक्षाओं में भी विज्ञान विषय लेते हैं, जीव विज्ञान, क्योंकि ये जीव विज्ञान भाग चल रहा है विज्ञान का, तो वहाँ भी आपको इस पादप कोशिका का चित्र बहुत काम आएगा। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली क्लासों में आने वाला टॉपिक है, इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ने की इसको जरूरत है। मैंने कल आपको पादप कोशिका बना के दिखा दी थी। आज मैंने एक जंतु कोशिका का भी चित्र बनाया है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, जो अंतर होते हैं वो आज उन्हें मैं बताऊंगा भी। ये जंतु कोशिका का चित्र है, इसको देख लीजिए। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोशिका झिल्ली है, चारों तरफ अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत सारी सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। जंतु कोशिका के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, उसका चित्र भी ज़्यादा नहीं आता है, आ सकता है आप उसका अभ्यास भी करें, पर पादप कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। आओ अब हम अंतर देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो अंतर के लिए ये कुछ पॉइंट मैंने लिए हैं। कोशिका भित्ति, हरित लवक, सेंट्रोसोम, रिक्तिका, केंद्रक। कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। भित्ति का मतलब होता है, यहाँ पर भित्ति का मतलब दीवार से बाहरी आवरण, जो बाहरी आवरण है। तो सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति, मैंने आपको बताया था, इसका बाहरी आवरण सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में है, इसलिए वो मजबूत कठोर होती है, जंतु कोशिका में नहीं है। इसी प्रकार हरित लवक, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में इसका कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं होते, जंतु कोशिका में होते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका पादप कोशिका में 1 या 2 बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती है वो पहली बात तो 1 से ज्यादा होती है और छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। इसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक पादप कोशिका में उसकी स्थिति कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं है, वो परिधि के पास भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो लगभग बीच में होता है, जैसा कि मैंने बनाया है, लगभग मध्य में बनाया है, ये केंद्रक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस स्क्रीन का एक शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट जिसे कहते हैं, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और आप अच्छे से याद कर सकें। बच्चों, अब मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाता हूं, जिसका नाम है ऊतक। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऊतक। कल भी मैंने जब पाठ शुरू किया था, जैसे कि पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक, तो मैंने उसके आप बताया था कि कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से कुछ विशेष अंग बनते हैं, अंगों के समूह से अंग तंत्र बनता है और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो कल की बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ऊतक क्या होता है। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करती है, ऊतक कहलाता है। ऊतक कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है। वे कोशिकाएं रचना में एक जैसी होती है और उनका कार्य भी एक जैसा ही होता है। तो ये हुई ऊतक की परिभाषा। एक बार फिर समझेंगे ऊतक क्या है। समान रचना व उत्पत्ति वाली, जिनकी रचना समान है, उनकी उत्पत्ति भी एक ही तरह से हुई है, कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करती है, उस समूह को हम ऊतक कहते हैं। अब हम बच्चों
पादप ऊतक की बात करेंगे। पादप ऊतक दो प्रकार के हैं, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक, प्रविभाजी, विभाजी मतलब विभाजन होना, टूटना। इन ऊतकों में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होने की क्षमता, 4 से 8 होने की क्षमता होती है। ये बढ़ते चले जाते हैं। जब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये वृद्धि करेंगे, तो इन्हें वृद्धि वाले अंगों में पाए जाते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं। जैसे जड़ व तना। जड़ नीचे की ओर बढ़ती रहती है और तना ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। तो तने के ऊपरी सिरे पर और जड़ के निचले सिरे पर ये ऊतक पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण वृक्ष पूरी जिंदगी बढ़ता ही रहता है। कभी छोटा या रुकते नहीं है। जैसे मनुष्य है, उसकी लंबाई चौड़ाई एक निश्चित समय तक ही बढ़ती है, उसके बाद फिर वो लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ये प्रविभाजी ऊतक नहीं होता। इसके लिए कि ये वृद्धि करते हैं, हमने एक प्रयोग किया है। मैंने 2 प्याज ली। प्याज आपके घर पे आती है, उसके नीचे छोटी छोटी जड़ें होती हैं। तो मैंने 2 गिलास लिए, दोनों गिलास में प्याज रख दी और उनकी जड़ इस प्रकार रखी कि पानी में डूब जाए। एक प्याज की जड़ को मैंने कैंची से काट दिया, जबकि दूसरी प्याज की जड़ को मैंने कैंची से नहीं काटा। 10-15 दिन बाद या 2-4 दिन बाद मैंने देखा कि एक प्याज की जड़ बिल्कुल नहीं बढ़ रही, जबकि दूसरे प्याज की जड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। आइए इस बात को समझते हैं। बच्चों, होता यह है कि जो ये प्याज है, इसकी जड़ के ऊपरी सिरे पर प्रविभाजी ऊतक था, जो हमने काट कर निकाल दिया। तो काट कर निकाल दिया वो, तो फिर वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि प्रविभाजी ऊतक के विभाजन से नए अंग बनते चले जाते हैं पौधे के, जड़ बढ़ती चली जाती है। और वही मैंने इसका काट दिया तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। जबकि दूसरी प्याज में आपने देखा कि उसकी जड़ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रविभाजी ऊतक उपस्थित है। प्रविभाजी ऊतक उसमें उपस्थित है और वहाँ वृद्धि लगातार हो रही है। वहाँ ऊतक का विभाजन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए जड़ की लंबाई बढ़ रही है। तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि प्रविभाजी ऊतक जड़ के निचले सिरे पर और तने के ऊपरी सिरे पर होता है और वो लगातार वृद्धि करते रहते हैं। तो इस प्रयोग से हमें पता लग गया कि जो प्रविभाजी ऊतक है वो वृद्धि करने वाले अंगों में पाया जाता है और वृद्धि मुख्यतः जड़ व तने में होती है। ये आप भलीभांति जानते हैं। इसके बाद दूसरा ऊतक आता है स्थायी ऊतक। नाम से ही स्पष्ट है, स्थायी। इसका मतलब ये एक जैसा ही बना रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये जब बन जाता है फिर दोबारा इसका विभाजन नहीं होता। इसे हम अविभाज्य ऊतक भी कह सकते हैं। ये पौधे के अंदर आंतरिक संरचना में पाए जाते हैं और एक बार विकसित होने के बाद फिर इनमें वृद्धि नहीं होती। ये पौधे के अंदर जो इनका आकार होता है उसी आकार में रहते हैं। ये विकसित हो जाते हैं और विभाजन की जो क्षमता है इनकी वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है कुछ समय बाद विकसित होने के बाद। अच्छा, ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल व जटिल। जो आपके स्थायी ऊतक है वो 2 तरह के हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। संवहन ऊतक और जाइलम। संवहन ऊतक होते हैं ये प्राय, इन्हें संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। आपके स्थायी ऊतक को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आप जानते हो कि जो पौधे होते हैं उनमें जड़ जो होती है मिट्टी के अंदर रहती है और मिट्टी से ही पौधे को जरूरी चीजें मिलती है। तो जड़ से जरूरी चीजों को पूरे पौधे में फैलाना, तो ये हुआ संवहन का कार्य। और आप जानते हैं पत्तियों में या हरे अंगों में भोजन बनता है, फिर वो भोजन पूरे पौधे में चाहिए, तो फिर पत्तियों से उसे ले जाया जाएगा, जड़ों तक सारे में फैलाया जाएगा। तो ये पौधे में संवहन के कार्य होते हैं।
ये कार्य कौन करता है? हमारा स्थायी ऊतक, जिसे हम संवहन ऊतक कहते हैं। ये ऊतक जाइलम और फ्लोएम, मुख्य रूप से दो ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में जय आता है और जैसे जल, तो जड़ों से जल और अन्य खनिज लवण लेकर जाइलम ऊतक पूरे पौधे में फैला देता है। तो याद रखेंगे, जैसे जाइलम जैसे जल, पूरे पौधे में जल को फैलाने का कार्य कौन करेगा? जाइलम ऊतक करेगा। अब आता है फ्लोएम, फैसे फ्लोएम और फैसे फूड मतलब भोजन। थोड़ा सा तरीके से याद करेंगे, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पूरे पौधे में फैलाने का कार्य फ्लोएम ऊतक करता है। पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पूरे पौधे में फैलाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम एक ऐसा ऊतक है जो पत्तियों से भोजन को पूरे पौधे में फैला देता है। तो बच्चों, मैंने आपको ऊतक समझाया कि ऊतक क्या होता है। समान रचना में उत्पत्ति की कोशिकाओं का एक समूह होता है, वे कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं, तो ये हमारा ऊतक कहलाता है। ऊतक पादपों में हम देखते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रविभाजी, विभाजी से मतलब है विभाजन, विभाजन मतलब बंटना। प्रविभाजी ऊतक जो होते हैं ये टूटते हैं, विभाजित होते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते चले जाते हैं। यानी ये पौधों के उन भागों में पाए जाएंगे जिनकी वृद्धि होती है, जो बढ़ते रहते हैं। और आपने देखा होगा जड़ और तना जीवन पर्यंत पौधों में बढ़ते रहते हैं। पौधे एक आकार में आकर रुकते नहीं, बल्कि बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो उसका कारण प्रविभाजी ऊतक ही है। ये वृद्धि करने वाले अंग जैसे जड़ व तने में पाया जाता है मुख्य रूप से, इसीलिए जड़ और तना आजीवन वृद्धि करते रहते हैं। पौधे की जड़ें, जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जो घर के तो खाली जगह होती है, जब उन्हें घर बनाते हैं उनके पास कोई पौधा होता है, तो जब बुनियाद वगैरह खोदी जाती है तो जड़ निकलती है बहुत सारी, जबकि आसपास कोई पौधा नहीं होता। तो उसका कारण ये है कि दूर दराज के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें फैलते फैलते, जड़ें क्यों फैलती है? पानी की खोज में। पानी अगर पास में मिल जाएगा तो वहीं एक निश्चित क्षेत्र में फैलेंगे, अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो दूर दूर तक चली जाती है, पानी की खोज में दूर दूर तक बढ़ के पहुँच जाती है। इसीलिए जब खुदाई होती है तो वहाँ कोई पेड़ बराबर में ना होता है, जबकि दूर होता है, पर उसकी जड़ें वहाँ तक हमें मिलती हैं। इसको मैंने प्याज के उदाहरण समझाया। 2 प्याज ली, एक प्याज की जड़ को मैंने कैंची से काट दिया, दूसरी नहीं काटी, जल में डुबो दिया, तो इस प्याज की जड़ नहीं बढ़ी क्योंकि उसके शीर्ष पर प्रविभाजी ऊतक था और वो नहीं बढ़ पाई। इसमें प्रविभाजी ऊतक था, इसलिए इसकी जड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। दूसरा ऊतक है स्थायी ऊतक। ये एक ऐसा ऊतक है जो पौधे के अंदर मिलता है और ये विकसित होने के बाद इसका विभाजन समाप्त हो जाता है, इसमें विभाजन नहीं होता। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल व जटिल। इन्हीं को हम संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन का मतलब मैंने बताया था, लाना ले जाना, लाना व ले जाना। तो ये जो ऊतक होते हैं ये पौधे में जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं वो इन्हीं ऊतकों के सहायता से जाती हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम व फ्लोएम। जाइलम जल का लाना ले जाना करता है और फ्लोएम फूड यानी भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जो पत्तियों में भोजन बनता है वो पूरे पौधे में फ्लोएम फैलाता है और जो जड़ों से जो जल और खनिज लवण जाते हैं वो जाइलम के द्वारा जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आज आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर और मैंने आपको पढ़ाया ऊतक और ऊतक के भाग बताए। 2 भाग होते हैं, बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम में के रूप में होता है। इसका एक प्रयोग द्वारा भी हम देख सकते हैं। आप एक काम करेंगे, एक बर्तन में पानी लेंगे, पानी लेकर उसमें लाल शाही की कुछ बूंदें डाल देंगे, रेड कलर की शाही, और उसमें टमाटर
टमाटर के पौधे की जड़, टमाटर के पौधे की जड़ डाल देंगे और लगभग 10 से 15 घंटे के बाद इस जड़ को निकालेंगे, हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसको ब्लेड से काटेंगे जड़ को, और जब हम कटने के बाद जो 2 भाग मिलेंगे उसमें हम देखेंगे कि जड़ के अंदर लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये लाल लाल धब्बे क्यों हुए, कैसे हुए, समझिए। जब जड़ ने पानी को लिया तो उसमें लाल रंग घुला हुआ था, तो लाल रंग भी उसके साथ अंदर चला गया, और फिर संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम उसे नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे थे, तो उन ऊतकों में लाल रंग भी गया, और जब आपने काटा तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक आपको लाल रंग के रूप में दिखाई दिए। तो इस तरीके से आप प्रविभाज्य ऊतक भी पता लगा सकते हैं कहाँ होते हैं, जड़ के सिरों पर और तने के ऊपरी सिरे पर, और फ्लोएम ऊतक अंदर की तरफ होते हैं जो संवहन का कार्य करते हैं, जल या अन्य खनिज लवणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और फ्लोएम जो है वो भोजन को ले जाता है। तो बच्चों, जो मैंने आज पढ़ाया, रिवीजन भी कराया, साथ साथ आप इसको अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप देख लेना, पेपर में भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि हमें तो ऑलरेडी याद है, और वास्तव में याद ही हो जाएगा जितनी बार देखोगे, क्योंकि जितना देखते हैं हमारी आंखें उतना ही याद रखती हैं। आप देख लीजिए अपने जीवन की कोई घटना, जो दृश्य आपने देखे हैं वो आपको याद है, जो आपने सुने हैं वो उतने याद नहीं है। तो देखने से हमें चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, इसलिए वीडियो को जितनी बार हो सकता है उतनी बार बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अपने समय का सदुपयोग करिए, घर पर रहकर पढ़ाई करिए, आपको जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा बनना है, और अपने जीवन को अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है फिर उसके बाद। तो इसीलिए पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो मैं बताता हूँ, जो मैं प्रश्न देता हूँ, उनको समय समय पर हल करते रहें, उन्हें याद करते रहें। मैं आपको और भी सहायक सामग्री भेजता रहूँगा जितना मुझसे हो पाएगा। और आज इसी के साथ मैं आपके इस चैप्टर को यहीं पर रोकता हूँ, आगे फिर हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।